यदि कोई पेटेंट एप्लीकेंट डिसाइड कर लेता है कि उसे अभी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करनी है सपोज इन इंडियन पेटेंट ऑफिस, तो उसके लिए उसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, चलिए बात करते हैं अपनी इसी वीडियो में। मैं शिल्पा हाजिर हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल लाइफ ऑन हब के साथ। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी एप्लीकेंट को पेटेंट फाइल करना है तो पेटेंट फाइल करने के लिए उसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप, फिर है स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग, तीसरा है प्रूफ ऑफ राइट टू मेक एन एप्लीकेशन और चौथा है ऑथराइजेशन ऑफ एन एजेंट। यदि इन चारों के साथ साथ अगर किसी एप्लीकेंट ने या फिर पेटेंट एप्लीकेंट ने ऑलरेडी इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर रखी है, जो कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में बात की थी कि पीसीटी के अंडर में इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की जाती है, और यदि वो इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर नेशनल फेज या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री में एंटर कर चुकी है, तो अगर एप्लीकेंट को उसमें भी कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि अगर एप्लीकेंट को सपोज अपने नाम में कुछ करेक्शंस करने हैं तो उसकी भी फिजिबिलिटी है, या फिर एप्लीकेंट किसी और को पेटेंट फाइल करने के बाद अगर किसी और को एज अ एप्लीकेंट असाइन करना चाहता है तो उसकी भी फिजिबिलिटी है, या फिर वो अपनी एप्लीकेशन में कुछ भी चेंजेस या फिर अमेंडमेंट्स करना चाहता है या कुछ भी संशोधन उसको लगता है कि एप्लीकेशन तो मैंने फाइल कर दी है, ऑल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दी है, लेकिन फिर भी मुझे अपनी एप्लीकेशन में कुछ तो चेंजेस ऐसे करने हैं, तो उसका भी प्रोविजन है। बात करेंगे इन्हीं सब की अपनी आज की वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप से। ये आता है सेक्शन 10(6) एंड रूल 13(6) के अंतर्गत, जिसके लिए फिल करना पड़ता है फॉर्म 5। क्या होता है डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप? ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि जो इन्वेंटर होगा वही एप्लीकेंट भी होगा। इन्वेंटर इज द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, जिसने की इन्वेंशन या फिर नए आइडिया को तैयार किया है। एप्लीकेंट कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है या फिर कोई भी स्टार्टअप भी हो सकता है। मान लीजिए रीना जो कि एम्प्लॉय है इन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड रिसर्च। अभी इंस्टीट्यूट ने रीना को एक प्रोजेक्ट दिया है, उसे प्रोजेक्ट सबमिट करना है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को करते करते सपोज उसने कोई एक नया इन्वेंशन कर डाला उसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड। तो जब वो इन्वेंशन उसने कर डाला तो वो तो हो गई इन्वेंटर, और डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंटरशिप किसको फाइल करना पड़ेगा? इंस्टीट्यूट को, क्योंकि इंस्टीट्यूट अभी रीना के बिहाफ पे जो कि एम्प्लॉय है आईएमएसआर में, तो उसे वो एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट को फाइल करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड द डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंटरशिप, कि जब इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन या फिर पेटेंट फाइल कर रहा है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, कि उसको अभी ये प्रूफ करना है इंस्टीट्यूट को कि यस रीना इज द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। तो इसको प्रूफ कैसे होगा? सिर्फ ओरली तो कोई इसको नहीं मानेगा ना इस बात को, तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप और डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि है स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग रिगार्डिंग द फॉरेन फाइलिंग, जो कि आता है सेक्शन 8 एंड रूल 12 के अंतर्गत ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट, जिसके लिए फिल करना पड़ता है फॉर्म 3। अभी क्या है ये स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग रिगार्डिंग द फॉरेन फाइलिंग? जैसा कि हम जानते हैं कि पेटेंट्स आर द टेरिटोरियल राइट्स। टेरिटोरियल राइट्स की जिस पेटेंट एप्लीकेंट ने अपनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को किसी भी पेटेंट ऑफिस में अगर फाइल किया है तो उसे ग्रांट भी उसी पेटेंट ऑफिस दे सकता है। जैसे कि सपोज अगर इंडिया में किसी पेटेंट एप्लीकेंट ने अपनी एप्लीकेशन को इंडियन पेटेंट ऑफिस में फाइल किया है तो ऑब्वियसली इंडियन पेटेंट ऑफिस ही उसे ग्रांट देगा। लेकिन क्या अगर एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन को दूसरी कंट्रीज़ में भी फाइल करना चाहता है, यदि वो अपनी एप्लीकेशन को दूसरी कंट्रीज़ में भी फाइल करना चाहता है तो उसके लिए उसे फिल करना पड़ता है स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग रिगार्डिंग द फॉरेन फाइलिंग, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एप्लीकेंट ने अपनी एप्लीकेशन को इंडियन पेटेंट ऑफिस में फाइल किया और उसके बाद वो अपनी एप्लीकेशन को पीसीटी के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ में भी फाइल करना चाहता है। यदि उसने अपनी एप्लीकेशन को डिफरेंट कंट्रीज़ में फाइल किया है, पीसीटी को फॉलो करके वो नेशनल फेज में एंटर हो चुका है या यानी कि पर्टिकुलर कंट्रीज में वो अपने एप्लीकेशन को फाइल कर चुका है, तो उस पर्टिकुलर कंट्री में उसकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, यानी कि किस डेट को उसने एप्लीकेशन फाइल की उस पर्टिकुलर कंट्री में, उस कंट्री का क्या नाम है जहां पे उसने अपनी एप्लीकेशन फाइल की, स्टेटस क्या है उसके एप्लीकेशन का, यदि उसकी एप्लीकेशन पब्लिश हो चुकी है तो पब्लिकेशन का नंबर क्या है, यदि उसकी एप्लीकेशन एग्जामिनेशन में है तो उस एग्जामिनेशन का क्या रिजल्ट है। ये सबकी इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट को ड्यूरिंग द पेटेंट फाइलिंग ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो कि आता है अंडर सेक्शन 8 एंड रूल 12
तो हमने देखा कि सेक्शन 8(1) एंड सेक्शन 8(2) बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यदि किसी एप्लीकेंट को अपनी एप्लीकेशन को किसी फॉरेन कंट्री में फाइल करना है तो उसके लिए उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है इंडियन पेटेंट ऑफिस को, जो कि आता है अंडर सेक्शन 8(1) एंड सेक्शन 8(2). आगे बात करते हैं प्रूफ ऑफ राइट टू मेक एन एप्लीकेशन, जो कि आता है सेक्शन 7(2) एंड रूल 10 के अंतर्गत ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट। ये क्या कहता है? प्रूफ ऑफ राइट टू मेक एन एप्लीकेशन, यदि कोई एप्लीकेंट अपनी पेटेंट एप्लीकेशन को किसी को असाइन करना चाहता है तो वो भी प्रोविजन है, या फिर वो कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हायर करना चाहता है तो उसके लिए भी प्रोविजन है। हाँ, लेकिन उसके लिए उसे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो फॉर्म उसे फिल करना पड़ेगा, फॉर्म 1, जो कि बताएगा कि कौन सा है ट्रू और फर्स्ट इन्वेंटर उस पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल करने का, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि ट्रू और फर्स्ट इन्वेंटर का ही पेटेंट एप्लीकेशन में कहीं पे भी जिक्र नहीं किया जाएगा तो हाउ द पेटेंट ऑफिस विल प्रोसेस द एप्लीकेशन। अब इसकी इंफॉर्मेशन पेटेंट एप्लीकेंट इंडियन पेटेंट ऑफिस को कब दे सकता है? या तो कि जब वो आईपीओ में अपनी पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल कर रहा है, या फिर विद इन 6 मंथ्स ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन, यानी कि अगर वो अपनी पेटेंट एप्लीकेशन को इंडियन पेटेंट ऑफिस फाइल कर रहा है 1 जनवरी 2022 को, तो उसके विद इन 6 मंथ्स यानी कि जून 2022 तक उसे इन्फॉर्म करना है कि क्या वो फॉरेन फाइलिंग कर रहा है एप्लीकेशन की, या फिर अगर वो कर रहा है तो वो किस किस कंट्री में अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर रहा है। इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ 2 केसेस से। पहला केस तो है कैमचुरा कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा केस है अजंता फार्मा वर्सेस एलर्जन इंडिया लिमिटेड कंपनी। सबसे पहला केस है कैमचुरा केस, जिसमें कि इंडियन पेटेंट हिस्ट्री का ये पहला ऐसा केस है जो कि अंडर सेक्शन 8(2) रिजेक्ट कर दिया गया था बाय द इंडियन पेटेंट ऑफिस। क्योंकि अंडर सेक्शन 8(2) इंडियन पेटेंट ऑफिस का क्या कहता है कि यदि आपकी पेटेंट एप्लीकेशन जो कि आपने इंडिया में फाइल की है और उसका फाइलिंग आपने अगर किसी और कंट्री में भी कर रखा है तो ऑब्वियसली उसकी इंफॉर्मेशन इंडियन पेटेंट ऑफिस को दी जानी चाहिए। तो कैमचुरा को जब पेटेंट ग्रांट भी हो गया, बट दे डिड नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन कि उनकी पेटेंट एप्लीकेशन दूसरी कंट्रीज़ में भी फाइल की जा चुकी है। तो जब कोर्ट में ये केस गया तो कोर्ट ने इसी बेसिस पे अंडर सेक्शन 8(2) कैमचुरा के पेटेंट को रिजेक्ट किया, क्योंकि वो प्रोवाइड नहीं कर पाए थे इंफॉर्मेशन कि उनकी एप्लीकेशन किसी दूसरी कंट्री में भी है। तो कैमचुरा ने इसमें डिफेंड किया कि उस टाइम पे जब इंडिया में पेटेंट फाइलिंग का प्रोसीजर चल रहा था तो उस टाइम तक उनके पेटेंट को किसी दूसरी कंट्री में ग्रांट नहीं किया गया था। तो इसके क्लैरिफाई करने के लिए ये जजमेंट दिया गया कि चाहे तो आपका पेटेंट ग्रांट हो चुका है किसी दूसरी कंट्री में या फिर ग्रांट नहीं हुआ है, दोनों ही केसेस में उसकी इंफॉर्मेशन, फॉरेन फाइलिंग की इंफॉर्मेशन इंडियन पेटेंट ऑफिस को क्यों प्रोवाइड नहीं की गई। तो इसके लिए ये केस रिजेक्ट कर दिया गया था, कैमचुरा के पेटेंट को रिजेक्ट कर दिया गया था। दूसरा केस हम समझते हैं अजंता फार्मा लिमिटेड वर्सेस एलर्जन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अजंता फार्मा लिमिटेड ने केस फाइल किया था अगेंस्ट द एलर्जन फार्मा, क्योंकि उनका पेटेंट रिवॉक इसलिए करा दिया गया था क्योंकि दे कुड नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन कि उन्होंने जब अपनी एप्लीकेशन को, सेम पेटेंट एप्लीकेशन को उन्होंने फॉरेन फाइलिंग भी की थी, लेकिन अंडर सेक्शन 8(2) उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को इंडियन पेटेंट ऑफिस में नहीं बताया था, इसलिए एलर्जन का पेटेंट रिजेक्ट कर दिया गया था। यदि इन्वेंटर ने अपनी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए किसी और को असाइन किया है, जिसे कि असाइनी बोला जाता है, तो वो भी प्रोविजन है अपने इंडियन पेटेंट एक्ट में। लेकिन उसके लिए या तो इन्वेंटर को जब वो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है उस टाइम पे इसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, या फिर विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन। इसकी इंफॉर्मेशन पेटेंट ऑफिस के पास होना जरूरी है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा रहे हैं एज अ फॉर्म 1 और फिर साथ में ही डीड और एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट जो कि इन्वेंटर और असाइनी के बीच में होगा, क्योंकि इन्वेंटर अपने राइट्स असाइन कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को, चाहे तो वो उसका फ्रेंड है या फिर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या फिर कोई पेटेंट एजेंट भी हो सकता है वो, तो उसकी इंफॉर्मेशन इंडियन पेटेंट ऑफिस के पास होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे है ऑथराइजेशन ऑफ एन एजेंट, जो कि आता है सेक्शन 132 एंड रूल 135 के अंतर्गत, और इसके लिए फिल करना पड़ता है फॉर्म 26। यदि कोई एप्लीकेंट खुद एप्लीकेशन फाइल ना करके किसी पेटेंट एजेंट को अगर वो हायर कर रहा है तो उसके लिए फॉर्म 26 फिल करना पड़ता है, ताकि
अगर पेटेंट ऑफिस में वो एप्लीकेशन जा रही है तो उसमें पता चल जाता है कि जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है वो ट्रू और फर्स्ट इन्वेंटर नहीं है, पेटेंट एजेंट ट्रू और फर्स्ट इन्वेंटर के बिहाफ पे पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। और साथ ही यदि एप्लीकेंट्स के रिलेटेड कुछ भी चेंज अगर करना होगा तो उसके लिए फिल करना पड़ेगा फॉर्म 6, और यदि पेटेंट एप्लीकेशन के रिलेटेड कुछ भी चेंजेस या अमेंडमेंट्स करने होंगे तो उसके लिए फिल करना पड़ेगा फॉर्म 13। तो ये तो बात की हमने, यदि पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करनी है किसी एप्लीकेंट को तो उसे सिर्फ पेटेंट एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी है, उसके साथ और भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है जो कि पेटेंट एप्लीकेशन के साथ सबमिट किए जाते हैं। होप आपको मेरी ये भी वीडियो पसंद आई होगी। तो जस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे पता रहे, अपडेट रहे कि आप मेरे चैनल को कितना लाइक कर रहे हैं। थैंक यू।